सदस्यगण, मैं युवा संसद में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। इस संसद के उद्देश्य विद्यार्थियों का सार्वजनिक विषयों में रुचि बढ़ाना, वाद विवाद के बाद निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, सामूहिक विचार विमर्श में परीक्षण लेना, दूसरे के विचारों को सम्मान देना एवं विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुण का विकास करना है। माननीय सदस्यगण, मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में आप सभी मेरा पूर्ण सहयोग करेंगे और संसद की गरिमा को बनाए रखेंगे। सदन की कार्यवाही को प्रारंभ करते हुए मैं महासचिव जी से अनुरोध करती हूँ कि वे नए सदस्यों को शपथ और प्रतिज्ञान दिलाने की तैयारी कराएं। महोदया, मैं अनुरोध करता हूँ कुमारी अंजलि पाठक जी से, जो उत्तराखंड राज्य जिसे हम देवभूमि के नाम से जानते हैं, इस राज्य के अल्मोड़ा क्षेत्र से सांसद चुनी गई हैं। कृपया महामहिम राष्ट्रपति महोदय से शपथ ग्रहण करें। आप शपथ लेंगी या प्रतिज्ञान? मैं शपथ लूंगी। आप किस भाषा में शपथ लेंगी? मैं हिंदी भाषा में शपथ लूंगी। मैं अंजलि पाठक ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखूंगी तथा देश की प्रभुसत्ता और एकता को बनाए रखूंगी। जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ, इससे संबंधित सभी नियमों का मैं पालन करूंगी। अब मैं अनुरोध करता हूँ हिमेश धानी जी से, जो पंजाब के गुरदासपुर क्षेत्र से सांसद चुने गए हैं। कृपया महामहिम राष्ट्रपति महोदय से शपथ ग्रहण करें। शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान? मैं शपथ लूंगा। आप किस भाषा में शपथ लेंगे? मैं पंजाबी भाषा में शपथ लूंगा। मैं हिमेश धानी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा अतः विश्वास रखांगा अतः देश की प्रभुसत्ता से एकता को बनाकर रखांगा। जिस पद को मैं ग्रहण करने जा रहा हूँ, उस पद से संबंधित सभी नियमों का मैं पालन करांगा। अध्यक्ष महोदया, अब मैं अनुरोध करता हूँ कुमारी हर्षिता खाती जी से, जो उत्तर प्रदेश के अमरोहा क्षेत्र से सांसद चुनी गई हैं। कृपया महामहिम राष्ट्रपति महोदय से शपथ ग्रहण करें। आप शपथ लेंगी या प्रतिज्ञान? मैं शपथ लेना चाहूंगी। आप किस भाषा में शपथ लेंगी? मैं अंग्रेजी भाषा में शपथ लेना चाहूंगी। I, Harshita Khati, swear on the name of God that I shall hold belief and devotion established by the Constitution of India and hold the sovereignty and integrity of the country. I, Harshita Khati, abide by all the concerned laws regarding to the post bestowed upon me. अध्यक्ष महोदया, अब मैं अनुरोध करता हूँ कुमारी सृष्टि मेहरा जी से, जो उत्तराखंड के हरिद्वार क्षेत्र से सांसद चुनी गई हैं। कृपया महामहिम राष्ट्रपति महोदय से शपथ ग्रहण करें। आप या प्रतिज्ञान? मैं शपथ लूंगी। आप किस भाषा में शपथ लेंगी? मैं हिंदी भाषा में शपथ लूंगी। मैं सृष्टि मेहरा ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखूंगी तथा देश की प्रभुसत्ता और एकता को बनाकर रखूंगी। जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ, उससे संबंधित सभी नियमों का मैं पालन करूंगी।
कि वे अपना अभिभाषण दोबारा से मेरा अनुरोध है कि वे अपना अभिभाषण सदन के सम्मुख प्रस्तुत करें। माननीय सदस्यगण, मैं 18वीं लोकसभा के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी यहाँ देश के मतदाताओं का विश्वास जीत के आए हैं। देश सेवा का यह सौभाग्य बहुत ही कम लोगों को प्राप्त होता है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है आप अपनी पूरी राष्ट्र प्रथम भावना के साथ इस दायित्व को निभाएंगे और 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बनेंगे। माननीय सदस्यगण, मैं आज कोटि कोटि देशवासियों की तरफ से भारत के चुनाव आयोग का भी आभार व्यक्त करता हूं। यह दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव रहा। इस चुनाव में देशवासियों ने, खासकर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। जम्मू कश्मीर जैसे राज्य जहां पिछले 4 दशकों में कम से कम मतदान का ही योग था, वहां भी चुनाव के दौरान खूब उत्साह देखा गया। इस लोकसभा चुनाव में पहली बार घर घर जाकर भी मतदान कराए गए। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार अर्थव्यवस्था के 3 स्तंभों मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस एंड एग्रीकल्चर तीनों को बराबर महत्व दे रही है। भारत सोलर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फाइटर जेट्स, बैटरीज हर फील्ड में विस्तार कर रहा है। आईटी से लेकर टूरिज्म तक, हेल्थ से लेकर वेलनेस तक भारत हर जगह लीडर बन रहा है। रोजगार व स्वरोजगार के मौके बन रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में मेरी सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हर पहलू पर खूब जोर दिया गया है। पीएम सम्मान नीति के तहत उन्हें 3,28,000 करोड़ की धनराशि भी दी जा चुकी है। स्वच्छ भारत के मिशन को भी राष्ट्रीय महत्व का विषय बना दिया गया है। पहली बार देश के कई गरीब परिवारों के लिए शौचालय का निर्माण भी किया गया। आयुष्मान भारत नीति के तहत देश में कई औषधि केंद्र खोले गए हैं। लोगों को मुफ्त में इलाज मिल रहा है। अब सरकार 70 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्गों को भी इस योजना का लाभ देगी। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में 7 नए आईआईटी, 16 ट्रिपल आईआईटी, 15 नए एम्स, 315 मेडिकल कॉलेजेस एंड 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। सरकार एक डिजिटल विश्वविद्यालय बनाने में भी काम कर रही है। अटल टिंकरिंग लैब्स, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया जैसी योजनाएं युवाओं का सामर्थ्य बढ़ा रही हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भी बन चुका है। माननीय सदस्यगण, हमारी सफलताएं हमारी साझी धरोहर हैं, इसलिए इन्हें अपनाने में संकोच नहीं, स्वाभिमान होना चाहिए। मेरी सरकार के प्रयासों से आज भारत विश्व बंधु के रूप में दुनिया को एक नया भरोसा दिला रही है। माननीय सदस्यगण, विकसित भारत का निर्माण देश के हर नागरिक का दायित्व है। इस संकल्प में सिद्धि में अवरोध पैदा न हो, यह हम सभी का दायित्व है। उम्मीद है कि इस संसद के पल पल का सदुपयोग होगा, जनहित को प्राथमिकता मिलेगी। हमारे वेदों में ऋषियों ने हमें समानो मंत्रः समिति समानी की प्रेरणा दी है, अर्थात हम सबको एक समान विचार और लक्ष्य लेकर काम करना चाहिए।
हम जब 2047 में आज़ादी की शताब्दी का उत्सव विकसित भारत के रूप में बनाएंगे तो हमारी इस पीढ़ी को भी श्रेय मिलेगा। हमारी कामयाबी और असंभव सी लगती सफलताएं देखकर लगता है आने वाला दौर भारत का दौर होगा। आप सभी को इस लोकसभा के संपूर्ण कार्यकाल हेतु बहुत बहुत हार्दिक बधाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सदस्यगण, राष्ट्रगान की अवस्था। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करती हूँ कि वे संसद में सम्मिलित नए मंत्रियों का परिचय सदन से कराएं। माननीय अध्यक्ष महोदया, आदरणीय सदस्यगण एवं सदन में उपस्थित समस्त कार्यकर्ताओं को मैं नमन वंदन करता हूँ। मैं नमन वंदन करता हूँ उस धरती को, उस मातृभूमि को, उस भारत माँ को जिससे आज हमारा अस्तित्व है। सर्वप्रथम मैं सदन में नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा एवं विश्वास रखेंगे। साथ ही भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता को बनाए रखने में सरकार का सहयोग करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से मंत्रिमंडल के नए सदस्यों का सदन से परिचय करवाने जा रहा हूं। आश्वासन दिलाता हूं कि हमारी सरकार द्वारा चुने गए उपयुक्त मंत्री एवं सांसद अपने कर्तव्यों के प्रति सदैव तत्पर रहेंगे। हमारी सरकार द्वारा चुने गए उपयुक्त मंत्री एवं सांसद कुछ इस प्रकार हैं। श्री हिमेश सिंह धानी, कृषि मंत्री। कुमारी हर्षिता खाती, रक्षा मंत्री। कुमारी अंजलि पाठक, गृह मंत्री। कुमारी सृष्टि मेहरा, श्रम एवं रोजगार मंत्री। कुमारी लक्षिता पंत, शिक्षा मंत्री। कुमारी पावनी पंत, स्वास्थ्य मंत्री। श्री दिव्यांश रावत, वित्त मंत्री। श्री तन्मय कार्की, रेल मंत्री। कुमारी इप्सिता पाठक, जल संसाधन मंत्री। आज विकसित भारत का निर्माण हर नागरिक की आकांक्षा और संकल्प है। मैं एक विकसित आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेता हूँ। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि इस संकल्प को पूरा करने में मेरे मंत्री एवं सांसद मेरा पूर्ण सहयोग करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब प्रश्नकाल शुरू किया जाता है। महासचिव जी से मेरा अनुरोध है कि वे आज का एजेंडा और प्रश्नों की सूची वितरित करें। महोदया, प्रश्न सूची वितरित की जा रही है।
श्री पवन पाठक। महोदया, मैं आपकी अनुमति से सरकार से देश की सबसे बड़ी समस्या के बारे में जानना चाहता हूँ। आपको अनुमति दी जाती है। माननीय सभापति महोदया एवं संपूर्ण सदस्यगण, भारत जो कि 1947 को आज़ाद हुआ और आज 2024 है, लेकिन सरकार आज तक एक समस्या का समाधान नहीं जुटा सकी, जो कि है बेरोजगारी। भारत की जनता की एक आम समस्या है। माननीय सभापति महोदया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि वह हर आदमी को नौकरी देंगे, लेकिन जब चुनाव खत्म होते हैं उन वादों उम्मीदों का कोई अता पता नहीं रहता। माननीय सभापति महोदया, भारत में लोगों को हर एक काम, चाहे वह नौकरी पाने की न हो, हर एक काम के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे रहना पड़ता है। महोदया, उच्च शिक्षा प्राप्त युवा में बेरोजगारी दर 25% तक पहुंच गया है। एक आम आदमी जो कि 12वीं तक अपनी शिक्षा पूरी करता है, यह सोच के कि उससे एक नौकरी मिल सके, परंतु सरकार के कुछ नियमों और लापरवाही के कारण उसे बेरोजगारी की श्रेणी में गिना जाता है। मैं सरकार से इस गंभीर मुद्दे में जवाब देने की अपेक्षा करता हूं तथा अपेक्षा करता हूं कि अध्यक्ष महोदय इस विषय की गंभीरता को समझें। धन्यवाद। महोदया, मैं आपकी अनुमति से बेरोजगारी के संबंध में पूछे गए इस प्रश्न का उत्तर देने की अनुमति चाहती हूँ। अनुमति दी जाती है। महोदया, विपक्ष का कार्य केवल झूठे आरोप लगाना रह गया है। ये लोग सच्चाई सुनना ही नहीं चाहते। सच्चाई तो यह है कि विपक्ष ने देश में एक भ्रांति फैलाई हुई है कि सरकारी नौकरी को ही रोजगार बोला जाता है, जबकि सरकारी नौकरियां सीमित होती हैं। महोदया, अब मैं हमारी सरकार द्वारा देश के युवाओं में रोजगार सृजन हेतु उठाए गए कदमों तथा भविष्य की नीतियों के बारे में कुछ योजनाओं तथा तथ्यों को सदन के पटल पर रखना चाहती हूँ। भारत में विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, राष्ट्रीय कैरियर सेवा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया योजना। महोदया, स्टार्टअप इंडिया एक ऐसी योजना जो कि प्रधानमंत्री जी ने 2016 में चालू की थी, जिसका परिणाम छोटे उद्यमी के लिए वरदान के रूप में होना चाहिए था, परंतु यह योजना केवल बड़े बड़े उद्योगपति जैसे अंबानी अडानी के लिए बनाई गई थी। महोदया, स्टार्टअप इंडिया एक ऐसी योजना है जो कि प्रधानमंत्री जी ने 2016 में चालू की थी, जो कि छोटे उद्यमियों के लिए वरदान बननी चाहिए थी। वही योजना बड़े उद्योगपतियों के लिए जैसे अंबानी अडानी के लिए बनाई गई है। और वही बात, देश के लाखों युवाओं की मेहनत को नजरअंदाज किया जा रहा है। इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर आ रही हूँ। वर्तमान में भारत में ऐसी 40 से अधिक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके अंतर्गत देश के केवल 2 करोड़ ही नहीं बल्कि करोड़ों युवाओं को रोजगार मिला है। और जैसा कि आपने कहा, स्टार्टअप योजना से गरीबों का कल्याण नहीं बल्कि अमीरों की जेबें भरी जा रही है, तो उसके संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्टार्टअप योजना ऐसी कंपनियों के लिए है जो अपने शुरुआती चरण में होती है। बड़े उद्योगपतियों के लिए तो यह योजना है ही नहीं। वर्तमान में भारत में उद्योगों की संख्या 300 गुना बढ़कर 1,28,000 हो चुकी है। हमारी सरकार द्वारा स्टार्टअप योजना के तहत जो उद्योगपति छोटे स्तर से अपने मध्यम तथा उत्तम उद्योग लगाना चाहते हैं, उनको 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की सब्सिडी राशि प्रदान की जाती है। महोदया, मैं बताना चाहूँगी कि इसके अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। धन्यवाद। महोदया, आपने 1,28,000 स्टार्टअप्स की आंकड़े गिनाए। मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि उन्हीं स्टार्टअप में से आधे से ज़्यादा स्टार्टअप ऐसे ही असफल रहे हैं।
सरकार का काम अब बस यही रह गया है कि दूसरों के आरोपों को दबा देना, और जब कोई उनकी योजनाओं के ऊपर सवाल करे तो आंकड़े दिखाकर बात को टाल देना। महोदया, मैं आपके माध्यम से विपक्षी दल के नेता को बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार द्वारा उद्योग शुरू करने वाले युवाओं को पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, और केवल वित्तीय सहायता ही नहीं, अपितु हमारी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना चलाई गई है, जिसके तहत युवा उद्यमियों को मास्टर ट्रेनर्स द्वारा मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाता है। मैं विपक्षी दल के नेता को बताना चाहूंगी कि दूसरों की आवाज दबाने की आदत हमारी नहीं बल्कि उनकी है। वे लोग तथ्यों को स्वीकारना नहीं चाहते। मैं उनके संज्ञान में लाना चाहूंगी कि हमारी सरकार द्वारा भारत के युवाओं में रोजगार सृजन करने हेतु अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। वह विपक्ष को भी इनकी सराहना करनी चाहिए। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 101 श्री हितेश धानी। माननीय अध्यक्ष महोदया से सत्ता पक्ष से प्रश्न पूछने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति दी जाती है। मायावती महोदया, मैं आपसे सरकार की अग्निवीर योजना के बारे में जानना चाहता हूँ। महोदया, इस योजना के अंतर्गत कई कमियां हैं, जैसे कि अग्निवीर का कार्यकाल केवल 4 वर्ष का है। अग्निवीर की ट्रेनिंग केवल 6 माह की ही हो पा रही है। आदि केवल 4 वर्ष की सेवा होने के कारण वे समर्पण भाव से वे सेवा नहीं कर पा रहे हैं। ट्रेनिंग कम होने के कारण युद्ध जैसी स्थिति में वे पूर्ण भाव से उसमें सेवा नहीं दे पा रहे हैं तथा देश की सुरक्षा को खतरा बढ़ रहा है। कृपया संबंधित मंत्री मेरे प्रश्न का जवाब दें। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं विपक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने की अनुमति चाहूंगी। अनुमति दी जाती है। माननीय सभापति महोदया, सरकार की किसी भी महत्वाकांक्षी योजना पर सवाल खड़े करना यह विपक्ष की पुरानी आदत है। महोदया, मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहूंगी। महोदया, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य सेना को युवा बनाना है, ताकि युद्ध जैसी स्थिति में हमें ज्यादा से ज्यादा सैनिक मिले। महोदया, पूर्व की व्यवस्था में यदि कोई सैनिक किसी कारणवश अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पाता था, तो उसे कम से कम 17 वर्ष तक सेना में रखना पड़ता था, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ता था। ऐसा नहीं है कि सभी अग्निवीरों को निकाला जा रहा है, कुछ अग्निवीरों को स्थायी किया जा रहा है, बाकी 50% अग्निवीरों को सरकार के द्वारा दिए गए कौशल प्रमाण पत्र के आधार पर निजी कंपनियों, स्थायी पुलिस, स्टेट पुलिस, वन रक्षक, जल रक्षक आदियों में आरक्षण की सुविधाएं भी दी जा रही है। महोदया, 4 वर्षों में एक अग्निवीर को कुल 23,47,160 रुपए की धनराशि भी दी जा रही है। महोदया, जैसा कि आपने कहा, अग्निवीर की भर्ती में 50% से ज्यादा सेना में ही रहेगी, और आपने यह भी कहा सेवानिवृत्त होने के बाद उसे 25 लाख कुछ रुपए की धनराशि भी दी जाएगी। क्या वह धनराशि उसके पारिवारिक खर्चों का निर्वहन कर पाएगी? तथा आप आजकल कभी भी अपनी मर्जी से योजनाओं में परिवर्तन कर दे रहे हैं। क्या आप मुझे विश्वास दिला सकती हैं कि आप उन जवानों को सेना में रखेंगे? कृपया मेरे प्रश्न का उचित जवाब दें। धन्यवाद। एक ही प्रश्न कर सदन को गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। जैसा कि मैंने पूर्व में ही कहा कि हमने सभी अग्निवीरों के लिए
अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रश्न पूछने की अनुमति चाहती हूँ। अनुमति दी जाती है। महोदया, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां आज़ादी के 2 दशकों से भारत के कृषि प्रधान देश है, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का 60% योगदान है, जो अब घटकर केवल 15% रह गया है। आज भी भारत की जीडीपी में 22% योगदान कृषि क्षेत्र का है। फिर भी जिस किसान को देश का अन्नदाता कहा जाता है, समाज की रीढ़ कहा जाता है, उस किसान की दिन प्रतिदिन हालत बिगड़ती जा रही है। आज किसान आए दिन अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, परंतु हमारी सरकार उनकी जायज मांगों को स्वीकार करने के बजाय, उनके प्रश्नों का उत्तर करने के बजाय उनके प्रयासों को कुचलती हुई नजर आती है। महोदया, ये अत्यंत दुखद विषय है कि आज भारत में किसान आत्महत्या की दर लगातार बढ़ती जा रही है। अब हमारी सरकार के लिए इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है कि वो देश के अन्नदाताओं की ही स्थिति नहीं सुधार पा रही है। साथ ही वर्तमान सरकार ने अपने कार्यकाल के पिछले 5 वर्षों में ये वादा किया था कि वे किसानों की आय दोगुनी कर देंगे तथा लगभग हर फसल में मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे, पर उनका ये वादा धरातल में तो पूरा होते हुए नजर नहीं आता, क्योंकि आज चाहे हम पूर्वी राज्यों की बात करें या उत्तरी राज्यों की बात करें, आज एक भारतीय किसान अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जीवन पर्यंत मेहनत करता है, परंतु अंतिम समय में भी उसकी वे आवश्यकताएं पूर्ण नहीं हो पाती हैं। और सरकार ने इसके लिए भी योजनाएं बनाई ही होंगी, क्योंकि योजनाएं बनाने में तो हमारी सरकार का क्या कहना, परंतु जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो सरकार 60-70 साल पहले की बात बनाने लग जाती है। तो इस विषय में सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों एवं योजनाओं के बारे में संबंधित मंत्री कृपया स्पष्ट उत्तर देने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से मैं विपक्ष द्वारा किसानों तथा कृषि क्षेत्र से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का जवाब तथ्यों तथा आंकड़ों के साथ देना चाहूँगा। अनुमति दी जाती है। महोदया, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देश में केवल 4 जातियां हैं, युवा, महिलाएं, गरीब तथा किसान। उन्होंने कहा है कि इन चारों के विकास के बिना देश विकसित नहीं हो सकता। इस कथन से यह पता चलता है कि हमारी सरकार किसान तथा उनकी समस्याओं के प्रति कितनी जागरूक है। महोदया, आज़ादी के बाद भारत केवल कृषि पर ही निर्भर था, परंतु हाल ही कुछ वर्षों में भारत की आज़ादी के बाद भारत केवल कृषि पर ही निर्भर था, परंतु हाल ही के कुछ वर्षों में उद्योग तथा अन्य क्षेत्रों में वृद्धि हुई है, जिसके कारण कृषि का योगदान कम दिखाई पड़ता है, जबकि वास्तव में कृषि में भी वृद्धि हुई है। महोदया, सरकार द्वारा कृषि की बेहतरी के कृषि तथा किसानों की बेहतरी के लिए हमारी सरकार ने कई योजनाएं चलाई गई हैं, जो मैं आपके सम्मुख रखना चाहूँगा। केंद्रीय बजट योजना 2024-25 में सरकार ने 1.52 लाख करोड़ का आवंटन किया है, जो कि पिछले बजट से 4.5% अधिक है। प्रधानमंत्री किसान निधि आयोजन के तहत 60,000 करोड़ का आवंटन किया है। कृषि अनुसंधान एवं विकास हेतु 9,961 करोड़ का आवंटन किया है। अगले 2 वर्षों में कृषि को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा, जिसके लिए 365 करोड़ का आवंटन किया है।
महोदया, हमारी सरकार किसानों के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। महोदया, प्रश्न के दूसरे भाग में एमएसपी की बात कही है, जिसका जवाब मैं कुछ तथ्यों के साथ देना चाहूंगा। महोदया, आगामी सत्र में 23 फसलों को एमएसपी में जोड़ा गया है। इसमें अनाज, दालें, तिलहन तथा बहुत सी कम सीमित फसलें शामिल हैं। इसका परिणाम यह होगा कि किसानों को उनकी फसल हेतु अधिक महोदया, आगामी सत्र में सरकार 23 फसलों को एमएसपी देगी, जिसमें अनाज, तिलहन, बीज तथा अन्य कम सीमित फसलें शामिल हैं। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाना है। महोदया, वित्तीय वर्ष 2024-25 में खरीफ की 14 फसलों को एमएसपी देने की मंजूरी दी गई है। यह एक ऐतिहासिक फैसला है। धान का समर्थन मूल्य 170 रुपये प्रति क्विंटल, कपास का समर्थन मूल्य 300 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। धान का समर्थन मूल्य 170 रुपये प्रति क्विंटल, कपास का समर्थन मूल्य 400 प्रति क्विंटल किया गया है। फिर वही बोला। वित्तीय वर्ष 2024-25 के खरीफ की 14 फसलों में एमएसपी में जोड़ा गया है। यह एक ऐतिहासिक फैसला है। धान का समर्थन मूल्य 170 रुपये प्रति क्विंटल, कपास का समर्थन मूल्य 400 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। इसी प्रकार अन्य फसलों में भी वृद्धि की गई है। महोदया, आंकड़ों के हिसाब से देखें तो एमएसपी में वृद्धि से 2 लाख करोड़ का लाभ हुआ है। मान्यवर, जिस धनराशि की आप बात कर रहे हैं, जो किसानों को उनके ऋण चुकाने के लिए दी जाती है, सर्वप्रथम मैं ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि वो धनराशि किसानों को पूरी नहीं मिलती है, या हम कह सके तो उन तक पूरी पहुँचती ही नहीं है। अब क्यों, ये तो बताना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आपकी स्कैम्स की लिस्ट ही इतनी बड़ी है कि उसमें एक नई वेब सीरीज भी बन सकती है। परंतु उन्हें ऋण तो पूरा ही चुकाना पड़ता है, और अगर वे ये ऋण समय पर नहीं चुका पाते हैं तो उन्हें प्रताड़ित भी किया जाता है, जिससे ना चाहते हुए भी वे आत्महत्या जैसे कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो बड़े बड़े उद्योगपतियों के करोड़ों के कर्जे भी माफ कर दिए। वहीं देखा जाए तो बड़े बड़े उद्योगपतियों के करोड़ों के कर्जे भी माफ कर दिए जाते हैं। देश के अन्नदाताओं के साथ आप ऐसा अत्याचार क्यों कर रहे हैं और इतनी पक्षपात आप क्यों कर रहे हैं? कृपया संबंधित मंत्री इसका उत्तर देने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद। अब मैं इसी महत्वपूर्ण बिंदु पर आना चाहूंगा। किसानों पर पड़ते आर्थिक बोझ, उन पर ऋण बढ़ने के कारण उन्हें आत्महत्या जैसा गलत कदम उठाने पर विवश होना पड़ता है। इसके लिए सरकार बहुत जागरूक है। वह सरकार के इसे कम करने के लिए वह किसानों को आत्महत्या जैसा गलत कदम न उठाना पड़े कुछ नीतियां बनाई है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 2 से 3% तक का ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है। फसल बीमा योजना चलाई गई है। सरकार की कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा 2 लाख रुपए तक का किसान फसल के तहत 2 से 3% ब्याज दर पर किसानों को ऋण दिया जाएगा। फसल बीमा योजना चलाई गई है। सरकार की कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा 3 लाख रुपए तक की फसल ऋण योजना बनाई गई है, जिसमें किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण मिल सके। किसानों को आर्थिक समस्या से मुक्त करने के लिए कृषि उपकरणों तथा खाद पर 60 से 80% तक की सब्सिडी दी गई है। उदाहरण के लिए 45 किलो का यूरिया
जिसका वास्तविक मूल्य 2275 रुपया है, वह किसानों को मात्र 266 रुपये में दिया जाता है। महोदया, पूर्व की सरकार में कृषि उपकरणों तथा खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी केवल 75,000 करोड़ की थी, जो कि हमारी सरकार में बढ़कर 2,75,800 करोड़ रुपया हो गई है। अतः महोदया, हमारी सरकार किसानों की स्थिति, उनकी आय, उन पर आर्थिक बोझ को कम करने जैसी तमाम नीतियों पर गंभीरता से कदम उठा रही है, ताकि हमारा देश का अन्नदाता खुशहाल रह सके और देश को उन्नति करे। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 105 सुश्री दिव्या नागेला। माननीय अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से मैं धारा 370 तथा अनुच्छेद 35 से हटने के बाद जम्मू तथा कश्मीर में आए बदलाव एवं वर्तमान स्थिति के संदर्भ में सत्ता पक्ष से प्रश्न पूछने की अनुमति चाहती हूँ। अनुमति दी जाती है। सरकार ने चारों ओर ढिंडोरा पीटा था कि धारा 370 तथा अनुच्छेद 35 से हटने के बाद जम्मू तथा कश्मीर में आतंकवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, खुशहाली आएगी। परंतु देखा जाए तो विगत समय से आतंकवाद जम्मू तथा कश्मीर में बढ़ते ही जा रहा है, वहाँ केवल वृद्धि ही देखने को मिली है। क्या सरकार इसको रोकने के लिए कुछ करेगी या यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी? अध्यक्ष महोदया, 1990 के दशक में फैली हिंसा के बाद कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में पुनर्वास दिलाने का वादा भी सरकार ने किया था। क्या उसके लिए सरकार के पास कोई ठोस नीति है? क्या उन्होंने कोई योजनाएं बनाई हैं? क्या कोई बजट आवंटित किया गया है या चिरकाल तक कश्मीरी पंडित शरणार्थियों की तरह जीवन यापन करते रहेंगे? इस संदर्भ में सत्ता पक्ष से स्पष्ट उत्तर चाहूंगी। महोदया, आपके माध्यम से मैं धारा 370 अनुच्छेद 35 से तथा कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां सदन के पटल पर रखना चाहूंगी। अनुमति दी जाती है। महोदया, संपूर्ण देश का यह जानना आवश्यक है कि 17 अक्टूबर 1949 को तत्कालीन सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर में लागू की गई धारा 370 उनका कितना गलत निर्णय था, जिसके फलस्वरूप पूरा जम्मू कश्मीर आतंकवाद, अलगाववाद व हिंसा की भेंट चढ़ गया। महोदया, आप बार बार यही करते हैं। जब आपसे वर्तमान की स्थिति के बारे में पूछा जाता है तो आप 60-70 साल पुराने तथ्य सदन के समक्ष रखकर उससे बचने की कोशिश करते हैं। पर मुद्दा यह नहीं तब आपने क्या किया था, मुद्दा यह है कि आप आज क्या कर रहे हैं। आज की समस्या के लिए आपकी क्या नीति है, हम यह जानना चाहते हैं, ना कि 60-70 साल पुरानी तथ्य व बातें। बताना चाहूंगी कि संपूर्ण देश का यह जानना अति आवश्यक है कि ये धारा आप ही की सरकार के द्वारा लागू की गई, जिसकी वजह से धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर को नर्क बनाकर रख दिया। आपके गलत निर्णय की वजह से एक ही प्रकार से एक ही देश में 2 निशान, 2 संविधान तथा 2 दंड संहिताएं बना दी गई। अब हमारे द्वारा यह बताया जा रहा है तो आपके पेट में दर्द होना तो स्वाभाविक ही है। तथा इसे हटाना क्यों आवश्यक था? महोदया, जम्मू कश्मीर का अलग संविधान, झंडा तथा दंड संहिता थी। भारतीय संसद केवल रक्षा, विदेश तथा संचार के मामलों में ही कानून पारित कर सकता था। अन्य कोई भी संसद द्वारा बनाया गया कानून राज्य की विधानसभा की मंजूरी के बिना संसद में लागू नहीं हो सकता था। महोदया, अब मैं बताना चाहूंगी कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में क्या क्या बदलाव आए। सरकार द्वारा आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की एक नीति अपनाई जा रही है, जिसके तहत सुरक्षा को मजबूत कर दिया गया है तथा आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जा रही है, जिसके फलस्वरूप आतंकवाद में कमी आई है। महोदया, धारा 370 हटने से पहले स्कूलों में ताले लगे थे, जबकि अब संस्थानों में छात्र संख्या में वृद्धि हुई है। परीक्षाएं निर्धारित समय पर हो रही है तथा नए स्कूल व कॉलेज भी खोले गए हैं।
10,000 नई नौकरियां मिलेंगी। कश्मीर के युवा आतंकवादियों के साथ जाने के बजाय भारतीय सेना में सम्मिलित हो रहे हैं। कश्मीर में हाल ही में हुए चुनाव में 69% वोटिंग देखी गई, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। पूर्व के समय में आतंकवादियों के घर से जनता मतदान करने के लिए आती ही नहीं थी। पर्यटन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। महोदय, अब मैं कश्मीरी पंडितों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताना चाहूंगी। कश्मीर में टीका लाए टपलू विस्थापित योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत कश्मीरी पंडितों, वाल्मीकि, गोरखाओं समेत कई अन्य विस्थापितों की सुरक्षित घर वापसी कराई जा रही है। पीएम पैकेज स्कीम के तहत 2,200 विस्थापितों को सरकारी नौकरी दी गई तथा विगत वर्ष दी गई नौकरियों की संख्या 2,700 थी। ऋषि कश्यप पुनरुद्धार योजना के अंतर्गत धार्मिक स्थलों, मंदिरों तथा खंडहरों में का जीर्णोद्धार किया जाता है। महोदय, धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में आया विकास व बदलाव स्पष्ट दिखाई दे रहे। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 120 सुश्री दिया पंत। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से हमारे पूरे देश में महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते जा रही असुरक्षित अपराधों के बारे में प्रश्न करना चाहती हूँ। आपको अनुमति दी जाती है। नेशनल क्राइम। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से हमारे पूरे देश में महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते जा रहे अपराधों के बारे में प्रश्न पूछने की अनुमति चाहती हूँ। अनुमति दी जाती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में प्रत्येक 20 मिनट में एक रेप केस होता है। हाल ही में मणिपुर, बंगाल तथा राजस्थान में महिलाओं के साथ शर्मसार करने वाली जिस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, क्या कभी आप यह दावा कर सकते हैं कि इन घटनाओं को कभी न्याय मिल पाएगा? यदि तथा ऐसी निंदनीय घटनाएं हमारे समाज में होती हैं तो इसे न्याय दिलाने के लिए जिस प्रकार निर्भया रेप केस को 7 साल का समय लग गया था, उसी प्रकार का समय लगेगा, अथवा आपके पास न्याय समिति को सुधारने के लिए कुछ अन्य योजनाएं भी हैं? महोदया, हमारा देश यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमयन्ते तत्र देवता को मानने वाला देश है, परंतु आज हमारे देश विश्व में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश में से एक बनता जा रहा है। ऐसी घटना पे कभी केंद्र सरकार से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वह राज्य सरकार को दोष मानती है, तथा राज्य सरकार से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वह केंद्र सरकार को दोष मानती है। सभी जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग अपना पल्ला झाड़ते हुए महसूस होते हैं। कृपया संबंधित मंत्री से मैं इस विषय पर बनाई गई कुछ नीतियों पर प्रकाश डालने की कृपा करूंगी। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से हमारे देश की महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगी। अनुमति दी जाती है। महोदया, यह वास्तव में हम सभी के लिए एक शर्म की बात है कि भारत की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी हम समाज में व्याप्त इस प्रकार के अपराधों को पूर्ण रूप से रोक पाने में असफल रहे हैं। महोदया, महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए हम सभी को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट होकर प्रयास करना होगा, तभी इसके सार्थक परिणाम सामने आएंगे। सदन के सम्मानित सदस्य, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के हो या पृष्ठभूमि के, उन सभी को अपनी जिम्मेदारियां समझनी होगी। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से इस प्रकार के अपराधियों को बच निकलने का मौका मिलता है। महोदया, घटना चाहे किसी भी राज्य में हुई हो या उसमें पीड़िता चाहे कोई भी हो, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। और रही बात कठोर कानूनी कार्रवाई करने की, तो उससे पहले समाज की सोच को बदलना होगा। महोदया, पूर्व में रेप,
भी की जा रही है। महोदय, आप यह कह रहे हैं कि सबसे पहले समाज की सोच बदलने की आवश्यकता हुई है, पर क्या आप इसमें सफल हुए हैं? मुद्दा यह नहीं है कि आपने पहले क्या किया था, मुद्दा यह है कि आप वर्तमान में महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा, आप फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, विशेष जांच तथा सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी करवा रहे हैं, परंतु भारत में अब भी कई ऐसे केस हैं जिनका अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। धन्यवाद। महोदया, यह एक सच्चाई है कि भारत में अभी भी कई केस ऐसे हैं जिनका पूर्ण रूप से समाधान नहीं हुआ है। मैं विपक्ष दल को ये बताना चाहूंगी कि इन्हीं के समाधान हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा रही है और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। महोदया, क्या विपक्ष दल का काम केवल हमारी समस्याओं को गिनाना ही रह गया है? क्योंकि समाज की सोच बदलने का कार्य एक दिन का नहीं है। महोदया, हमारी सरकार का मानना है कि जहां पर महिलाओं के विरुद्ध इस प्रकार के अपराध होते हैं, वहां की स्थानीय पुलिस एफआईआर लिखने में आनाकानी करती है और साथ ही अपराधी को बचाने का प्रयत्न करती है। अतः जो अधिकारी इस प्रकार की गैर जिम्मेदारी दिखाते हुए पकड़ा जाएगा, उस पर भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। महोदया, मैं आपके माध्यम से इस संपूर्ण सदन तथा पूरे भारत को यह आश्वस्त करती हूँ कि महिला सुरक्षा जैसे संवेदनशील मामले में हम किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे और साथ ही अपराधी को जल्द से जल्द पकड़कर उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। परंतु इसके लिए मैं देश के तमाम राजनीतिक दलों और सभी सरकारी राज्य सरकारों से भी सहयोग की अपेक्षा रखती हूँ। सभी के सहयोग से ही हम इस प्रकार के अपराधों को पूर्ण रूप से रोक पाने में सफल होंगे। धन्यवाद। 110 श्री अमन बापुला। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से देश के पहाड़ी इलाकों की प्रमुख समस्या वर्षा तथा बाढ़ से दैवीय आपदा से होने वाले नुकसान तथा अन्य राज्यों में होने वाले बाढ़ की वजह से होने वाले नुकसान की ओर विषय में सरकार से प्रश्न पूछने की आज्ञा चाहता हूँ। आज्ञा दी जाती है। महोदया, दैवीय आपदा से होने वाले नुकसान राष्ट्रीय राजमार्ग तथा राज्य की सड़कें अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो जाती है तथा कई पुल टूट जाते हैं। पहाड़ टूटकर आने वाले मलबे की वजह से अत्यधिक नुकसान होता है तथा कई घर तथा गांव पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। महोदया, यही हाल मैदानी क्षेत्र में बाढ़ की वजह से होता है तथा कई लोग बेघर हो जाते हैं, जनहानि होती है। महोदया, मेरे संबंधित मंत्री से निवेदन है कि इस गंभीर विषय से निपटने हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही नीतियों तथा योजनाओं के बारे में स्पष्ट रूप से अवगत कराने का कष्ट करें। धन्यवाद। माननीय सभापति महोदया से मेरा निवेदन है कि वह मुझे आपदाओं से संबंधित विषय पर सरकार का पक्ष रखने की अनुमति दें। अनुमति दी जाती है। जैसा कि अपोजिशन द्वारा उठाया गया प्रश्न आज हमारे देश में एक महत्वपूर्ण समस्या बनती जा रही है, जिसको मद्देनजर रखते हुए महोदया, हमारी सरकार आपदाओं तथा उनसे उत्पन्न होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है, जिसके लिए हमारे द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए कैलेमिटी रिलीफ फंड, नेशनल कैलेमिटी कॉन्टीजेंसी फंड का गठन किया गया है, जिनसे आपदाओं तथा उनसे उत्पन्न होने वाली समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी तथा सत्ता में हमारी सरकार आने से पूर्व जो केंद्रीय सरकार योगदान करती थी वह केवल 75% था। उसमें भी वृद्धि करते हुए यह योगदान अब 90% कर दिया गया है, जिससे राज्य सरकार का योगदान केवल 10% रह गया है
तथा जो फंड सरकार केंद्रीय सरकार प्रदान करती थी वह फंड 33,480 करोड़ था। इसमें भी वृद्धि करके यह फंड 61,220 करोड़ तक कर दिया गया है। यदि आपदाओं से राष्ट्रमार्ग, राज्य मार्ग तथा पुल टूटेंगे तो हमारी सरकार उनकी पुनः मरम्मत कराएगी और भी मजबूती के साथ, तथा राष्ट्रमार्ग और राज्य मार्गों के पास पहाड़ों का कटान व पेड़ों के कटान पर भी रोकथाम लगा दिया जाएगा, जिससे मलबा रोडों पर आकर रोड ब्लॉक होने की स्थितियां ना बने। आपदाओं से निपटने तथा इस पर ध्यान देने के लिए हमारी सरकार द्वारा काफ़ी संस्थाएं गठन की गई हैं, जैसे कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, कोलैप्सिंग स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू अथॉरिटी, मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर तथा 8 बटालियनों को प्रशिक्षित किया जा रहा है कि आपदाओं में किस प्रकार पीड़ितों की मदद की जाए। माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी का सहृदय धन्यवाद करती हूँ कि आपने सदन को सुव्यवस्थित तथा नियम पूर्वक चलाने में मेरा सहयोग किया और सदन में शालीनता व मर्यादा का परिचय दिया। साथ ही संसद की गरिमा बनाए रखते हुए आपने विचारों को प्रस्तुत किया। माननीय सदस्यगण, मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आगामी भविष्य में भी आप अपने इस व्यवहार को बनाए रखेंगे। अब सदन की कार्यवाही सोमवार दिनांक 1 अक्टूबर 2024 तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद।